नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश जहांगीर फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। और दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं आरबीएससी 12वीं क्लास की फर्स्ट जो बुक है इंग्लिश की, रेनबो। और आज हम उसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के रूप में। और ये जो लेसन है वो लिखा गया है सीवी रमन के द्वारा। सीवी रमन, REMAN। सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन जिनका पूरा नाम था, और जिन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला क्योंकि उन्होंने रमन इफ़ेक्ट नाम से अपना एक नियम दिया। और इस लेसन में वो जो सीवी रमन है वो हमें पानी की महत्ता और उसके उपयोग के लिए कुछ निर्देश देते हैं। और वो कहते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। मैन हैज थ्रू द एजेस, मनुष्य ने कई युगों से, कई पीढ़ियों से, शॉट इन वैन, व्यर्थ में ही खोजबीन की है, ऑफ एन इमेजिनरी एलेक्जर, एक काल्पनिक अमृत की, ऑफ लाइफ, जो कि किसी व्यक्ति को जीवन प्रदान कर सकता है, द डिवाइन अमृता, जिसे लोग देविक अमृत के नाम से जानते हैं, ए ड्रॉट ऑफ विच, जिसकी कोई एक बूंद, वाज थॉट, उसके बारे में ये जो कहा जाता था, टू कन्फर इमॉर्टलिटी, कि वो अमृत किसी को भी एक बूंद के द्वारा अमर बना सकता है। बट द ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ, लेकिन जीवन का जो वास्तविक अमृत है, लाइज नियर टू आवर हैंड्स, वो तो हमारे हाथों के, हमारे जीवन के आसपास ही व्याप्त रहता है। फॉर, क्योंकि इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, क्योंकि ये जो अमृत है वो सभी तरल पदार्थों में सामान्य है। प्लेन वाटर, जिसे आप भूमि के ऊपर रहने वाला, पाया जाने वाला या फिर अंदर पाया जाने वाला जल कहते हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग, जब मैं खड़ा था, ऑन द लाइन, एक ऐसी रेखा पर, विच सेपरेट्स, जो अलग करती थी, द लीबियन डिज़र्ट, उस लीबिया के रेगिस्तान को, फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट, उस नील की घाटी से जो कि मिस्र में है। तो एक दिन सीवी रमन एक ऐसी जगह खड़े थे जो जगह लीबिया के रेगिस्तान और नील नदी के क्षेत्र को अलग अलग दो भागों में बांटती थी। ऑन वन साइड, उसके एक तरफ, वाज विजिबल ए सी, एक ऐसा समुद्र नज़र आ रहा था, ऑफ बिलोविंग सैंड, जहाँ पर धूल के गुब्बार उठ रहे थे, विदाउट ए स्पैक ऑफ ग्रीन, जहाँ पे एक भी हरियाली का कोई बिंदु नज़र नहीं आ रहा था, और ए सिंगल लिविंग थिंग, और ना ही कोई सजीव वस्तु नज़र आ रही थी, एनीवेयर, कहीं भी, विजिबल ऑन इट, उसके ऊपर दिखाई देने योग्य। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ले, फैला हुआ था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रीनेस्ट, सबसे ज़्यादा हरा भरा, मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज़्यादा उपजाऊ, एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या से भरा हुआ क्षेत्र, टू बी फाउंड, जिसे हम ढूंढ सकें, एनीवेयर, कहीं पर, ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर। तो सीवी रमन ये कहते हैं कि जहाँ वो खड़े थे उसके एक तरफ लीबिया का डेजर्ट था, जहाँ पे हरियाली का कोई नामो निशान नहीं था, जहाँ पे धूल ही धूल थी, जबकि दूसरी तरफ नील नदी का जो क्षेत्र था, वहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली थी, जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था, और वहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या भी निवास करती थी। टीमिंग विथ लाइफ एंड वेजिटेशन, और वो जो क्षेत्र है वो निरंतर वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है जीवन में और हरियाली के खेती में, कृषि में, वेजिटेशन, वनस्पति में। वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, ये जो आश्चर्यजनक जो परिवर्तन है वो कैसे आया कि एक तरफ इतनी हरियाली है जबकि दूसरी तरफ बिल्कुल सूखा है, इसका क्या कारण है। वाई इट इज़ द वाटर ऑफ रिवर नील, क्यों, क्योंकि ये पानी जो नील नदी का है, फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन,
जो कि भूमध्य सागर तक बहता हुआ चला जाता है। फ्रॉम इट्स सोर्सेज, अपने उत्पन्न स्थल से, अपने स्रोत से, एक कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, जो कि लगभग 2000 मील की दूरी पर है। नील नदी का जो पानी है वो अपने उद्गम स्रोत से लगभग 2000 मील की दूरी तक बहता हुआ मेडिटेरियन सी में जाकर मिल जाता है। जियोलॉजिस्ट टेल अस, और जो भूवैज्ञानिक है वो हमें बताते हैं दैट द एंटायर शॉल, कि ये जो सारी की सारी भूमि है ऑफ द नील वैली, नील नदी की, इज़ द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, वो उसी नील नदी के कारण बनी है। ब्रॉट डाउन, क्योंकि वो लेकर आती थी, एज द फाइनेस्ट सिल्ट, सबसे ज़्यादा महीन गाद मिट्टी, इन इट्स फ्लूइड वाटर्स, उसके बाढ़ के पानी में। फ्रॉम द हाईलैंड्स, उन उच्च भूमि से, ऑफ एबिसीनिया, जो कि एबिसीनिया की थी, एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, उस दूरस्थ केंद्रीय मध्य अफ्रीका से, एंड लैड डाउन थ्रू द एजेस, और ये जो मिट्टी थी वो निरंतर रूप से स्थायी होती गई, इन द थ्रो विच, ऐसे नदी नालों में, थ्रो विच, जिनमें से, द नील फ्लो इनटू द सी, वो जो नदी है वो बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। नील नदी जो 2000 किलोमीटर से बहती हुई आती है, अपने साथ बहुत ही महीन मिट्टी लेकर आती है, और उस मिट्टी को वो ऐसे क्षेत्रों में छोड़ देती है जो कि अंततः बहुत उपजाऊ होते हैं और जो बहुत जनसंख्या से परिपूर्ण होते हैं। इजिप्ट, ये जो मिस्र है, इनफैक्ट वास्तव में वाज मेड बाय इट्स रिवर, ये वास्तव में बना है अपनी इसी नदी के कारण। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन, इसकी जो प्राचीन सभ्यता थी, वाज क्रिएटेड, उसका निर्माण हुआ, एंड इज सस्टेंड, और वो आज भी बनी हुई है, बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, उस जीवन दाता पानी के द्वारा, विच कम डाउन, जो कि नीचे आता है, ईयर आफ्टर ईयर, हर वर्ष निरंतर रूप से, विद अनफेलिंग रेगुलरिटी, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के। तो जो नील नदी का पानी है वो वर्ष दर वर्ष निरंतर रूप से बिना किसी रुकावट के हर वर्ष बहता रहता है, और इसी कारण वो जो क्षेत्र है वो उपजाऊ है, और वहाँ पे वनस्पति और मानव जाति का उत्पत्ति होती रही है और उनका अस्तित्व बना हुआ है। आई गिव दिस एग्जाम्पल, मैं आपको ये उदाहरण देता हूँ, एंड कुड गिव मैनी अदर्स, और बहुत सारे दूसरे उदाहरण भी दे सकता हूँ, टू एम्फेसाइज, ये जोड़ देकर कहने के लिए, दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, कि ये जो सामान्य सा तत्व जिसे आप पानी कहते हैं, विच वी टेक फॉर द ग्रांटेड, जिसको हमने हमारी अमानत मान लिया है, इन आवर नाउ ए डेज एवरीडे लाइफ, हमारे रोज़ाना के जीवन में, इज़ द मोस्ट पोटेंट, वो बहुत प्रभावशाली, एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग, और सबसे ज़्यादा उपयोगी आश्चर्यजनक वस्तु है, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी के आवरण पर। सीवी रमन कहते हैं कि वो पानी जिसे हम अपनी जायदाद समझ बैठे हैं, वो पानी इस पृथ्वी के लिए सबसे बहुमूल्य अमूल्य चीज़ है। इट हैज़ प्लेड ए रोल, और इसने अपना काम किया है, ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इन सेपिंग द कोर्स ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री, क्योंकि इसी पानी ने पृथ्वी के इतिहास को बनाया है, एंड कंटिन्यूस टू प्ले द लीडिंग रोल, और आज भी ये अपना योगदान दे रहा है, इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन के नाटक को आगे बढ़ाने में, ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे इस ग्रह के धरातल पर। तो सीवी रमन कहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति का जो अस्तित्व है वो केवल और केवल पानी के ऊपर निर्भर है। देयर इज़ नथिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी, जो कि इतनी अधिक सुंदर लगती हो, ऑफ द कंट्री साइड, देहाती क्षेत्र में, एज वाटर, जितना पानी लगता है। इट इज़ जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम, चाहे वो एक छोटी सी धारा ही क्यों न हो, ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, जो चट्टानों के ऊपर टपकती हुई बह रही हो, और लिटिल पॉन्ड, या फिर कोई छोटा सा तालाब ही क्यों ना हो, बाय द वे साइड, रास्ते के पास में, वेयर द कैटल क्वेंच, जहाँ पर मवेशी जाकर बुझा लेते हैं, देयर थर्स्ट, अपनी प्यास को, ऑफ
एन इवनिंग, एक शाम की। तो सीवी रमन कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी के तालाब वगैरह हैं और एक छोटी मोटी जो धाराएं हैं वो अपने आप में बहुत सुंदर हैं और जहाँ पर जाकर जानवर वगैरह अपनी प्यास बुझाते हैं। द रेन फेड टैंक्स, कुछ ऐसे भी टैंक हैं, कुछ ऐसे पौंड है, तालाब हैं जो कि नदियों से या बारिश के जल से भरते हैं। दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, ऐसे जो तालाब हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में। अलास, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऑफन सो सैडली नेगलेक्टेड, क्योंकि उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। इन देयर मेंटेनेंस, उनके रख रखाव में। तालाब तो बहुत सारे हैं लेकिन रख रखाव का ध्यान नहीं रखा जाता है। आर ए चीयरिंग साइट, ये बहुत ही प्रसन्नता देने वाला दृश्य होता है। व्हेन दे आर फुल, जब वो तालाब पूर्ण रूप से भर जाते हैं। तो जो तालाब बारिश के पानी से भर जाते हैं तो ये बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन इनका क्या नहीं किया जाता है, उतनी देखभाल रख रखाव नहीं किया जाता। दे आर ऑफ कोर्स, वो वास्तव में हैं, स्वेलो, उथले, बट दिस इज़ लेस एविडेंट, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन, क्योंकि जो पानी है वो गाद से युक्त होता है, मिट्टी से युक्त होता है। एंड थ्रोज द लाइट बैक, और जब आप उस पानी के अंदर देखना चाहते हैं तो आपको तल नज़र नहीं आता, बल्कि वो रोशनी वापस प्रतिबिंबित हो जाती है। एंड द बॉटम डज नॉट देयर फॉर शो अप, और आपको उस तालाब का जो तल है वो नज़र नहीं आ पाता। दीज टैंक्स, ये जो तालाब हैं, प्ले ए वाइटल रोल, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, दक्षिणी भारत की जो कृषि है उसमें। इन मैसूर, और यदि मैसूर क्षेत्र में हम देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के रूप में, मच ऑफ द राइस, वहाँ पे उगने वाला ज़्यादातर जो राइस है, चावल है, इज़ ग्रोन इन दैम, वो उन्हीं तालाबों में उगाया जाता है। सम ऑफ दिस टैंक्स, इन तालाबों में से कुछ तालाब, आर सरप्राइजिंगली लार्ज, आश्चर्यजनक दृष्टि से बहुत बड़े हैं। एंड इट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट, और ये बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं। टू सी द सनराइज, जब उनके पास खड़े होकर हम सूर्योदय को देखते हैं, और सेट ओवर वन ऑफ देम, या फिर उनके ऊपर अस्त होते सूर्य को देखते हैं। वाटर इन द लैंडस्केप, और पानी उस क्षेत्र में, उस भूदृश्य में बी कंपेयर्ड, तुलना की जा सकती है, टू द आइज़, उन आँखों से, ऑफ ह्यूमन फेस, जो कि मानव के चेहरे पर होते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से मानव के चेहरे पर आँखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वैसे ही किसी भूभाग में पानी की उपस्थिति मानव की आँखों के समान है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, ये जो पानी है ये उस समय को व्यक्त करता है, उस समय के मनोभाव को व्यक्त करता है। बीइंग ब्राइट एंड गे, जो बहुत चमकीला और सुहावना होता है। व्हेन द सन शाइन्स, जब सूर्य चमकता है। टर्निंग टू डार्क, लेकिन अंधियारा हो जाता है। एंड ग्लोमी, और उदासी से परिपूर्ण भी हो जाता है। व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, जब जो सूर्य है बादलों से घिर जाता है, आकाश बादलों से घिर जाता है। तो लेखक ये कहना चाहता है कि जिस जगह पर पानी की उपस्थिति होती है वो स्थान अपने आप में बहुत सुंदर नज़र आते हैं, जबकि जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ सुंदरता और खुशहाली नज़र नहीं आती। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है अबाउट वाटर, पानी के बारे में, इज़ इट्स पावर, कि इस पानी में अत्यधिक शक्ति होती है। टू कैरी सिल्ट, कि ये अपने साथ गाद को, मिट्टी को, और फाइनली डिवाइडेड सॉइल, या फिर अत्यंत बारीक टूटी फूटी मिट्टी को भी इन सस्पेंशन, निस्तारण के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। दिस इज़ द ओरिजिन, और यही वो स्रोत है, उत्पत्ति है, ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर, जो कि रंग की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, ऑफ वो वाटर, पानी में, इन रेन फेड टैंक्स, जब आप किसी वर्षा से भरे हुए तालाब को देखते हैं तो आपको उसके अंदर अनेक प्रकार के रंग नज़र आते हैं। यह उस पानी की ही क्या है, उस पानी में उपस्थित मिट्टी की ही क्या है, विशेषता है।
दिस कलर वेरीज, और उन तालाबों में अंदर दिखने वाला जो रंग है वो अलग अलग नज़र आता है विद द नेचर ऑफ अर्थ, जिस प्रकार की मिट्टी होती है इन द कैचमेंट एरिया, उस जलमग्न क्षेत्र में। जलमग्न क्षेत्र जहाँ पे वो जल है, उस जल की कैसी मिट्टी है नीचे, उसी के अनुसार आपको पानी का रंग भी नज़र आता है। एंड मोस्ट विविड, और इससे भी स्पष्ट, इमीडिएटली, तत्काल, आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन, जब बारिश होती है और उसके तत्काल बाद जब पानी बहता है तब आपको वो पानी अत्यंत स्पष्ट रूप से साफ़ सुथरा नज़र आता है। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर, तीव्र गति से, बहुत तेज़ गति से बहने वाला पानी, कैन कैरी फेयरली लार्ज, बहुत ही बड़े बड़े एंड हैवी पार्टिकल्स, और बहुत विशाल और भारी तत्वों को क्या कर सकता है, अपने साथ कैरी कर सकता है, ले जा सकता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स, और सबसे छोटे से छोटे जो अंश होते हैं, हाउएवर, हालांकि, रिमेन फ्लोटिंग, तैरते रहते हैं, विद इन द लिक्विड, उसी जल में। छोटे मोटे जो तंतु होते हैं मिट्टी वगैरह के, महीन जो मिट्टी होती है वो उस पानी में वैसे ही तैरती रहती है। इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, हालांकि उनकी सघनता तो बहुत ज़्यादा होती है। एंड आर कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंसेस, और इस प्रकार से उनको एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर तक ले जाया जाता है। सच पार्टिकल्स, ऐसे जो तत्व हैं, आर ऑफ कोर्स, वास्तव में, एक्सट्रीमली स्मॉल, अत्यधिक छोटे होते हैं, बट देयर नंबर इज़ ग्रेट, लेकिन उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट्स, और अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ी मात्रा ऑफ सॉलिड मैटर, ठोस पदार्थों की, कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह पर यातायातित किए जा सकती है, या एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है। तो लेखक कहना चाह रहा है कि पानी को हम एक ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाने में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। व्हेन सिल्ट लेडन वाटर, जब गाद से युक्त जो पानी है मिक्सिज जाकर मिलता है विद द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी, उस समुद्र के खारे पानी से, देयर इज़ ए रैपिड, वहाँ पर एक बहुत तीव्र गति की, परसिपिटेशन ऑफ सस्पेंडेड वाटर, उस पानी में रहने वाले तत्वों का विक्षेपण नज़र आता है। दिस कैन बी रेडिली सीन, और इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वैन वन ट्रेवल्स, जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है, बाय स्टीमर, किसी भाप की नाव में, भाप से चलने वाली नाव में, डाउन ए ग्रेट रिवर, किसी एक बड़ी नदी में, टू द डीप सी, या फिर वो एक बड़े गहरे समुद्र तक जाता है, तो वो ये बात अच्छी तरह से देख पाता है कि नदियों के साथ जो मिट्टी आती है वो वहाँ जम जाती है। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस, और पानी का जो रंग है वो बदलता है, सक्सेसिवली, निरंतर रूप से, फ्रॉम द मडी रेड, उस लाल कीचड़ के रंग से, और ब्राउन ऑफ सिल्ट, या फिर उस गाद के भूरे रंग में, थ्रो वेरियस शेड्स ऑफ येलो, और वो अंततः अनेक प्रकार के रंग ग्रहण करता है, जिसमें येलो, पीला रंग है, एंड ग्रीन, और हरा रंग है। फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी, और अंततः वो नीला रंग प्राप्त कर लेता है जो अक्सर किसी गहरे समुद्र में देखने को मिलता है। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ऐसे जो बहुत विशाल जो क्षेत्र हैं, मैदान हैं, हैव बीन फॉर्म्ड बाय इट्स सिल्ट, वो इसी मिट्टी के द्वारा बनाए गए हैं। दस डेपोजिटेड इज़ एविडेंट, इस प्रकार से ऐसा जो मिट्टी जो वहाँ रही है, छोड़ी गई है, वो स्पष्ट रूप से, ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द सॉइल, वो इस योग्य है कि मिट्टी की जांच परख की जाए। इन द एलुवियल एरियाज, ऐसे जलोढ़ मिट्टी से युक्त क्षेत्रों में। सच लैंड, ऐसी जो मिट्टी है, कंजिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर, ऐसी जो मिट्टी है, ऐसा जो क्षेत्र है, वहाँ पे अत्यंत बारीक कणों की मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। इज़ यूजुअली वेरी फर्टाइल, और ऐसी अत्यंत छोटे कणों वाली जो मिट्टी होती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा फर्टाइल, उपजाऊ
होती है। द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का जो प्रवाह है, इज़ अनडाउटेबली प्लेड, उसने वास्तव में निभाया है ए ग्रेट पार्ट, एक बहुत बड़ा योगदान, एंड बेनिफिशियंट वन, और इसने बहुत फ़ायदा भी दिया है इन द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, हमारी भूवैज्ञानिक विज्ञान से संबंधित योजनाओं में, कार्यक्रमों में, परिस्थितियों में, बाई विच, जिसके द्वारा, द सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस, जिसके द्वारा पृथ्वी के धरातल पर जो मिट्टी है, हैज़ बीन फॉर्म्ड, उसका निर्माण हुआ है, फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इस क्रस्ट, उन चट्टानों के परतों से। द सेम एजेंसी, वही शक्ति, हावेवर, हालांकि, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, जब कुछ निश्चित परिस्थितियाँ बनती हैं, कैन आल्सो प्ले ए डिस्ट्रक्टिव पार्ट, वो अपने आप में विनाशकारी भी बन जाती है, एंड वॉश अवे द सॉइल, और वो मिट्टी को बहा कर ले जाती है, विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, और वही जो मिट्टी जो संपूर्ण कृषि के लिए आधार होती थी, वो उसे बहा कर ले जाती है, एंड इफ़ अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड, और यदि यह मिट्टी इसी प्रकार से बिना किसी बाधा के यदि चलती जाए, जाती जाए, यदि उसका विक्षेपण होता रहे, कैन हैव द मोस्ट डिजास्टेरियस इफ़ेक्ट्स, उसके और भी ज़्यादा खतरनाक प्रभाव नज़र आ सकते हैं ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, देहाती जीवन के लोगों के जीवन पर। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल एरोजन, मिट्टी के अपरदन, मिट्टी के कटाव की जो समस्या है, इज़ वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट, ये बहुत बड़े चिंता का विषय है, इन वेरियस कंट्रीज़, अनेक प्रकार के देशों में, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये बहुत बड़ा विषय बन चुका है, बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है भारत के भी कुछ क्षेत्रों में। द कंडीशंस, ऐसी परिस्थितियाँ, अंडर विच, जिनके दरमियान, इट ऑक्यर्स, यह दिखाई देता है, ये जो सॉइल इरोजन, मृदा का अपरदन, जो कुछ निश्चित स्थितियों में दिखाई देता है, एंड द मेजर्स, और ऐसे कुछ उपाय, बाई विच, जिसके द्वारा, इट कैन बी चेक्ड, इसे रोका जा सकता है, आर डिज़र्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी, वो ऐसे हैं जिनका हमें ध्यान से अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम मिट्टी के अपरदन को रोक सकें। सॉइल इरोजन ऑक्यर्स, मृदा अपरदन दिखाई देता है इन सक्सेसिव स्टेप्स, कुछ निश्चित स्तरों पर, द अर्लीस्ट ऑफ विच, जिसमें सबसे प्रारंभिक जो स्तर है, में ईजिली पास, वो गुजर जाता है, अननोटिस्ड, बिना ध्यान में आए ही। इन द लेटर स्टेजेस, और आगे की स्तरों में, द कटिंग अप, जब कट जाती है, एंड वॉशिंग अवे द अर्थ, और जब मिट्टी बहकर चली जाती है, इज़ ओनली टू पेनफुल, ये बहुत ही दर्दनाक होता है, एपरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज एंड रेवनीज, क्योंकि इससे अनेक प्रकार के बड़े बड़े गहरे दर्रे और नालियाँ पड़ जाती हैं, विच मेक ऑल द एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, और जब ऐसे गलियाँ और नाले हो जाते हैं तो फिर उनमें कृषि करना अपने आप में बहुत असंभव कार्य हो जाता है। सडन ब्रस्ट्स, कभी कभार अत्यधिक, ऑफ सक्सेसिव हैवी रेन, बहुत मूसलाधार बारिश जब होती है, रिजल्टिंग इन लार्ज रन ऑफ, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में बह जाता है, ऑफ सरप्लस वाटर, वो अतिरिक्त पानी जो प्राप्त होना है, इज़ द प्रिंसिपल फैक्टर, ये मुख्य कारक है, इन कॉजिंग सॉइल इरोजन, उस मृदा अपरदन का। तो जब मिट्टी कटने लगती है, क्योंकि बारिश अचानक बहुत तीव्र गति से होने लग जाती है, तो मृदा अपरदन का यह भी कारण है कि अतिवृष्टि होना, बारिश का ज़्यादा होना। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़, कुछ सहायक कारण ये भी हैं, आर द स्लॉप ऑफ लैंड, कि मिट्टी कई जगह ढलान युक्त होती है, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्शन कॉट ऑफ वेजिटेशन, कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर वनस्पति को काट दिया जाता है, जो पृथ्वी के ऊपर एक आवरण बनाकर रखती थी। द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स अलोंग विच, और ऐसी कई नालियाँ भी हो जाती हैं जिनके अंदर से वाटर कैन फ्लो, पानी बह सकता है, विद रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम, अत्यधिक गति प्राप्त करके। तो नाली पड़ने के कारण, दर्रे पड़ने के कारण जो पानी है वो अपनी और गति को बढ़ा लेता है।
एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो, और हम कुछ ऐसे उपाय नहीं कर पाते हैं जिससे कि हम उसके प्रवाह को रोक पाएँ। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज़ अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ी जो मात्रा है ऑफ प्रीसियस सॉइल, इस बहुमूल्य भूमि की कैन बी वॉश्ड अवे, इस प्रकार से बहकर चली जाती है। इफ़ सच कंडीशन एग्जिस्ट, और यदि ऐसी परिस्थितियाँ रही तो फिर ऐसा ही होता रहेगा। एज इज़ अनहैप्पीली टू ऑफन द केस, और ऐसा ही हमें अक्सर देखने को मिलता है कि हम किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं कर पाते हैं। द मीनेंस, ये जो धमकी है सॉइल इरोजन के रूप में, मृदा अपरदन के रूप में, प्रेजेंस टू द कंटिन्यूएंस ऑफ सक्सेसिव एग्रीकल्चर, जो निरंतर बढ़ने वाली होती रहने वाली कृषि के लिए अपने आप में एक धमकी है। इज़ एन अलार्मिंग वन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चिंताजनक है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन, और ये एक ऐसा विषय है जो तत्काल आपकी मांग चाहता है, आपका ध्यान चाहता है। एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और वो चाहता है कि आप इसको रोकने के लिए कुछ कार्य करें। द टेरेसिंग ऑफ लैंड, मिट्टी को समान स्तर का बनाना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स, बांध का निर्माण करना। टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, जिससे कि पानी के प्रवाह को, बहाव को रोका जा सके। द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्योर कल्टीवेशन, और समोच्च खेती की जो योजना है उसका जो कार्य है। एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन, और कि हम उचित रूप की जो वनस्पति है उसको लगाएं, उसको उगाएं। आर अमंगस्ट द मेजर्स, ये कुछ ऐसे उपाय हैं दैट हैव बीन सजेस्टेड, जिनको आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए लेखक कुछ सुझाव देता है, जिसमें समोच्च खेती है, समानांतर जो भूमि है उस पर खेती करना, साथ में बांध का निर्माण। इससे हम क्या कर पाएंगे, पानी को बचा पाएंगे और मिट्टी के अपरदन को भी रोक पाएंगे। इट इज़ ऑब्वियस, ये स्पष्ट है, दैट द एम शुड बी, कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, कि हम पानी के प्रवाह को रोकें, उसके बहाव को रोकें। एट द अर्लीस्ट, सबसे पहली अवस्था में, पॉसिबल स्टेज, जो कि स्थिर अवस्था होती है। बिफोर इट हैज़ एक्वायर्ड, इससे पहले कि ये प्राप्त कर ले, एनी एप्रिसिएबल मोमेंटम, कुछ निश्चित तेज बहाव। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और कि अंततः क्या न कर पाए, हमारे लिए कोई विनाशकारी कार्य न कर पाए। तो उस बहते हुए पानी के प्रवाह को हमें शुरुआत में ही चेक करना है, उसे रोकना है, जिससे कि आगे हमें कुछ नुकसान न पहुंचा पाए। तो मित्रों, ये आपके फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें आज हमने जाना कि पानी किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और पानी के किस प्रकार से यूज़ होते हैं, मानव जीवन के अस्तित्व के लिए, सभ्यताओं के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है, और पानी की क्या शक्तियाँ होती हैं, विनाशकारी शक्तियाँ और लाभकारी शक्तियाँ, और पानी को हम रोक कर किस प्रकार से मृदा अपरदन को भी रोक सकते हैं। तो ये आपका लेसन था। कल फिर मिलेंगे एक नए सेकंड इसके पार्ट के साथ। इसका आधा पार्ट जो बचा हुआ है वो कल हम करेंगे। और thank you. If you like the video and you learn something, please like, share and comment and subscribe also. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram.